हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने किया था डेप्रिसिएशन। आज चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री क्या होता है? जो स्टॉक, जो प्रोडक्ट हमारे पास एंड में बच जाए। ठीक है। टाइम यानी कि पूरा साल का पीरियड होता है ना, एक साल की डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बच गया है, ठीक है, जो डाटा हमारे पास बच गया है, जो इन्वेंट्री हमारे पास बच गई है, वो निकालना, उसकी वैल्यू निकालना कि कितनी इन्वेंट्री जो है अब हमारे पास बच गई है, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा थी। इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है। टू फाइनेंशियल मैनेजर, इन्वेंट्री connotes the value of raw material, consumable, spare, work in progress, finished good and scrap in which a company fund have been invested। ठीक है। इन्वेंट्री जो है उसको हम हर स्टॉक को इन्वेंट्री बोल सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि काम में लगा हुआ है, काम चल रहा है उसके ऊपर, मतलब वो मशीनरी के अंदर है, मशीनरी के अंदर उस पर काम चल रहा है। या फिर वो फिनिश गुड हो जो कि हमारे पास बन के रेडी है सेल करने के लिए, वो प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे? वो स्टॉक है हमारे पास। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के दो मेथड है, पीरियोडिक इन्वेंट्री और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? पीरियड के हिसाब से जैसे चलते आए हैं, ठीक है, लीफो फीफो मेथड लगा के ईयरली जो डाटा निकालते हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिकली। ठीक है। ये कैसे निकलेगा? ओपन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। सीओजीएस निकालना है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजेस। इसमें से हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी हमें ना दिया हो। मान लो सीओजीएस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक को एक साइड रख के सीओजीएस को दूसरी साइड ले जाएंगे। देन परपेचुअल, परपेचुअल इन्वेस्टमेंट क्या है? रिकॉर्ड करना जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, मटेरियल में, गुड्स पे, वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है, जो भी इशू आ रहे हैं उसको कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करना, कॉन्टिन्यू रिकॉर्ड करना। ठीक है। इसमें क्या होगा? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। सेम वैसे ही है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ओपनिंग, इसमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। अब परपेचुअल और पीरियोडिक में फर्क क्या है? परपेचुअल को कॉन्टिन्यू भी बोलते हैं, पीरियोडिक को पीरियोडिक ही बोलते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यू में क्या है? परमानेंट पर्सोनल आर रिक्वायर्ड। ठीक है। इसके लिए परमानेंट पर्सन रखे जाते हैं इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए। और इसके लिए पीरियोडिक के लिए एक टेम्परेरी डिपार्टमेंट उठाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। जो एंड में बताए कि हमने क्या क्या किया। हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंदर होता रहता है ये, वो जनरली आफ्टर द ईयर, पूरे एक साल खत्म होने के बाद होता है। ये नॉर्मल है, ठीक है, रूटीन है। इससे रूटीन जो है डेली की इफेक्ट नहीं होती। अगर हम ये वाला काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रोज पता करते हैं, तो इससे हमारी डेली की रूटीन इफेक्ट नहीं होती है। और पीरियोडिक में ऑल वर्कर विल बी पैरालाइज्ड। इसमें क्या होगा कि सबको रोक दिया जाएगा, पहले फाइनल निकाला जाएगा आंसर। ठीक है। पीरियोडिक का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाएगा, फिर अगेन वर्कर्स को काम पे दोबारा लगाया जाएगा। इसमें एक्शन लेने में कोई डिले नहीं होता है, उसमें सम टाइम डिले हो जाता है एक्शन लेने में।
क्योंकि हम साल बाद रिकॉर्ड फाइनल कर रहे हैं तो साल बाद आंसर पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल आइटम आर नॉट चेक्ड, इसमें हर आइटम को चेक नहीं किया जाता, रैंडम आइटम्स चेक की जाती हैं, इसमें हर आइटम को चेक किया जाता है पीरियोडिक वाले में। कॉन्टिन्यू वाला थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि डेली बेसिस पे है। पीरियोडिक वाला जो है वो चीप होता है बिकॉज ये ईयरली बेसिस पे। मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, कि उसकी क्या वैल्यू बन रही है इस टाइम, वो निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। एवरी आइटम इन योर इन्वेंट्री इज ट्रैक्ड फ्रॉम द टाइम it is stocked to when it is sold. It is used for large item can be easily identified and have widely different feature and cost association with this feature. The primary requirement of this method is that you should be able to track every item individually with RFID tag, stamps, receipt date and serial number. ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन बना देनी, उसको एक अलग नंबर दे देना। ठीक है, फिर जब भी आपको वो प्रोडक्ट ढूंढना होगा आप वो नंबर को ढूंढोगे, ट्रैक करोगे, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? नेट रियलाइजेशन वैल्यू विच इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस minus the cost of completion. This method of valuation of inventory is particularly follow where the investing are damaged and partially absolute. मार्केट वैल्यू क्या है? जब हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाए या ऐसी कंडीशन में हो जो डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, तो उसकी हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको सेल कर सकें और नया प्रोडक्ट खरीद सकें। देन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना, जो हमारे पास बच गया है प्रोडक्ट, ठीक है, ईयर एंड होने तक, ताकि नए साल में जब नए प्रोडक्ट लाने हैं तो हम कम ला सके, ताकि क्योंकि हमें पुराने प्रोडक्ट पहले यूज करने हैं। वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या है? डिटरमाइन करना उसकी अमाउंट को। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर यूनिट that are industriable from one another and it is difficult to track the individual cost. Weighted average cost per unit is calculated as following. ये मेथड आ गए। लीफो मेथड लगा सकते हो, फीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कैसे होगा कि जो लास्ट में आया प्रोडक्ट वो पहले ही हमने अपने डिपार्टमेंट में दे दिया यूज करने के लिए। ठीक है, इसी तरह हम ये करते रहेंगे। और फीफो में क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले यूज किया जाएगा। हमारे घर में भी फीफो यूज होता है ना मोस्टली। हम क्या करते हैं, जो पहले प्रोडक्ट आता है उसको पहले खत्म करते हैं और जो बाद में आता है उसको बचा के रखते हैं कि ये नया है अभी, है ना। फीफो का मतलब जो एच मतलब हाई इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा उसको पहले यूज करेंगे। ठीक है, हीफो में जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा उसको पहले यूज करेंगे। तो प्रोसेस क्या है इन्वेंट्री की? पहले गुड्स आए हमारे पास, रॉ मटेरियल। ठीक है, गुड्स है ये, हमारी फैक्ट्री में आए। फैक्ट्री से हमने वेयर हाउस में रखे। वेयर हाउस से वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होने हैं। देन मैन्युफैक्चर से वो क्वालिटी टेस्ट के लिए गए। देन वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि वो पैक हो गए सेल के लिए। ठीक है, सेल पे जाने से पहले वो फिर से कहाँ गए? वेयर हाउस में गए, फिर वो सेल हुए। जब गुड फाइनल बन गए देन वो अगेन कहाँ है? वेयर हाउस में। देन वेयर हाउस से वो कहाँ गए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
हाँ जी, फीफो मेथड आ गया। फीफो का मतलब क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे फीफो का। हाँ जी, है क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन देखो। रिकॉर्डिंग द स्टोर लेजर, लेजर बनाना है फीफो के अकॉर्डिंग। परचेज हुई है एक 20 यूनिट 150 की। ठीक है, तो पहले हमने ये तरीका है बनाने का। डेट, जो भी एक्सेप्ट किया है वो, यानी कि जो आया है। डिस्पैच, यानी कि जो भेजा है। और एंड में बैलेंस, जो हमारे पास बच गया है गुड्स का। ठीक है, ऐसे बनाना है। डिस्पैच में भी तीन चीजें हैं, एक्सेप्ट में भी तीन चीजें हैं, और बैलेंस में भी। क्या क्या है? क्वालिटी, यूनिट कॉस्ट, प्राइस। क्वालिटी, यूनिट कॉस्ट, प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, प्राइस। अब पहला क्या है? क्वांटिटी 20, कॉस्ट 150, दोनों का टोटल करके 3000 प्राइस बन गया। देन 7 को फिर से परचेज किया, 30 यूनिट, तो 30 आ गया। 30, 200 रुपए के हिसाब से 6000। देन 8 तारीख को इशू कर दिया। इशू मतलब डिस्पैच, कितने यूनिट? 40 यूनिट। तो नाउ 40 यूनिट हमने देनी है। हमने मेथड कौन सा लगाना है? फीफो, यानी कि पहला आया पहला गया। तो 40 किस में से देंगे? पहले वाले में से ही देंगे सबसे पहले। तो पहले वाले में कितने यूनिट है? 20 यूनिट है। तो पहले के 20 यूनिट दे दिए। देन दूसरे वाले के 30 है, लेकिन हमें देने टोटल 40 ही है। तो हम दूसरे 30 में से कितने दे देंगे? सिर्फ 20 दे देंगे। तो 20 इसके दे दिए, 4000। टोटल 40 यूनिट में कितने पैसे लगे? 7000। ठीक है, अब रिमेन कितने बचे हमारे पास? 10। तो यहाँ 10 डाल देंगे। 10 यूनिट बचे 2000 वाले, 200 वाले 2000 के। ठीक है, देन अगेन फिर हमने परचेज किए हैं 40 यूनिट, 40 यूनिट आ गया। देन 30 यूनिट इशू कर दिए। 30 यूनिट इशू किए हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है, तो जो पहले बचा हुआ है, पहले ये वाले 10 बचे हैं तो पहले ये वाले 10 देंगे। फिर 20 इसमें से देंगे। देन अब कितने इसमें से बचे? इसमें से 20 बचे, तो ये 20 हमारे पास बैलेंस आ गया। देन अगेन 24 को हमने परचेज किए हैं 20 यूनिट, वो उसका बैलेंस आ गया। तो एंड में हमारे पास कितने बचे? 20 हमारे पास ये वाले बच गए हैं, और 20 ये वाले। टोटल हमारे पास 11,000 का प्रोडक्ट पड़ा है। समझ में आया क्वेश्चन? लीफ फीफो में क्या करना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा है वो पहले भेजना है। चलो ये दूसरा सॉल्व करो जरा। हाँ जी, दूसरा सॉल्व करो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सब अपनी कॉपी पे करें। जल्दी करो। स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग, यानी कि 100 यूनिट। पहले तो सेम वैसे ही लिखो, एक्सेप्टेंस, डिस्पैच और बैलेंस। फिर तीनों पे अंदर लिखो, क्वांटिटी, प्राइस, बैलेंस। यूनिट, क्वांटिटी, यूनिट और प्राइस लिख लिया। तो देन ओपनिंग में लिखो, पहला सबसे पहले एक्सेप्टेंस में जाएगी 100 यूनिट 1.75 रुपीज के हिसाब से। कितने बने? 1.75 इंटू 100, 1750। या 175? 175 बने ओपनिंग स्टॉक। 100 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई करके कर रहे हो बेटा? देन अगेन परचेजेस डाल दो 150 यूनिट की 1.50 के हिसाब से। देन फिर से परचेज डालो 300 की 1.60 के हिसाब से। तीनों परचेजेस डाल दी, तीनों ही परचेजेस बैलेंस में भी डाल देनी। ये तीनों यहाँ भी डालनी है, और यहाँ पे बैलेंस में भी डालनी है।
देन आ गया इशू, 200 यूनिट इशू कर दिए। तो फीफो चल रहा है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 100 रुपए वाले प्रोडक्ट दे देंगे सारे, 100 × 1.75 ये वाले दे दिए। फिर 200 में से 100 दे दिए, 100 बच गए। 100 कौन से देंगे? 150 वाले। 150 में से 100 दे दी, 100 × 1.50। 100 175 वाले दे दिए, 100 150 वाले दे दिए। तो अब 50 वाले हमारे पास कितने बचे? सिर्फ 50 यूनिट्स। तो अब बैलेंस में क्या लिखेंगे? 50 यूनिट हमारे पास 1.50 वाले बचे, और 300 यूनिट हमारे पास 1.60 वाले बचे। देन फिर से इशू करने हैं 250 यूनिट्स। अब 250 यूनिट्स करने हैं, पहले 50 जो बचे हैं हमारे 150 में से वो देंगे। ठीक है, जो 50 बच गए हैं 1.50 वाले वो दे दिए। देन अब 3000 में से 300 में से 200 यूनिट दे दिए 1.60 के। तो अब रिमेनिंग एंड में हमारे पास कितने बचे हैं? सिर्फ 100 बचे हैं अब हमारे पास, वो भी 1.60 के। ये देखो, एंड में हमारे पास 100 यूनिट बचे हैं 1.6 के। बस बाकी सब हमने दे दिए। क्लियर है? आज के लिए लीफो ही, फीफो विल बी कंटिन्यू टुमारो। यही वाला कह रहे हो ना? 3 साल, और एंड ऑफ द ईयर 3 साल की डेप्रिसिएशन दी हुई है, इसलिए हमने इसको एंड ऑफ द ईयर लिखना है, अभी नहीं लिखना। एंड ऑफ द ईयर इसको माइनस करेंगे। तो अभी 2 लाख है, 60% डेप्रिसिएशन चल रही है चार्जिंग। तो 2 लाख पे 60% लगाओ, कितना आया? 1,20,000 माइनस कर दो। माइनस कर दिया, 2 लाख में से 1,20,000 माइनस किया, 80,000 आ गया। 80,000 पे फिर 60% लगाओ। सॉरी, 80,000 पे नहीं, 1,20,000 पे फिर 60,000 लगाओ, कितना आ गया? 48,000। देन 48,000 फिर माइनस कर दो। 80 में से 48 माइनस किए, 32। देन 32 के ऊपर फिर से 60% एप्रिसिएशन लगाओ, कितना आया? 19,200। देन 32 में से 19,200 माइनस कर दो, वैल्यू आई 1280। तो 1280 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है। अगर हम मतलब एंड ऑफ द ईयर वैल्यू है, यानी कि हमारे पास एंड में बचा ही क्या है? स्क्रैप बचा है। 3 साल के बाद पूरी की पूरी मशीनरी खत्म हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है? स्क्रैप बचा है। आप इसमें से माइनस स्क्रैप लिख के वैल्यू में नील भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्क्रैप में इशू आ रहा है कि स्क्रैप हम माइनस करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, तो आप इसके नीचे माइनस स्क्रैप यानी कि 12,800 माइनस करके आंसर में एसिड के एंड वैल्यू में एंड में लिख सकते हो नील, कि एसिड जो है सारी की सारी खत्म हो गई है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके।